हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मंथ स्टडी प्लान फॉर JIB नवंबर 2026। सो देखिए, JIB एग्जामिनेशन में ना सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए तो काम कर जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो 40, 41, 42 इन मार्क्स पे अटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को उतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा लंबे समय का प्लान डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 23 से लेके अब तक के, प्लस आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करनी है ताकि आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद फिर हम आज के प्लान के बारे में बात करते हैं कि 5 मंथ्स में हमें JIB एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, 5 मंथ्स ना मोर देन इनफ टाइम है, बहुत आराम से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि JIB नवंबर 2026 एग्जाम है क्या, JIB एग्जाम क्या है, हमें क्यों जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या हैं हर सब्जेक्ट के, 5 महीने में आपको कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रहेंगे इस एग्जाम के लिए और आपको क्या सोर्स फॉलो करने हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले JIB एग्जाम यानी कि जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है। तो ये एक फ्लैगशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो IBF रन करता है अपने वर्किंग स्टाफ के लिए। जो इंडियन बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं वो JIB एग्जाम से काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक तो फाउंडेशनल नॉलेज मिलती है, अच्छा नॉलेज मिलता है बैंकिंग सेक्टर का, आपके प्रोफेशनल स्किल्स इन्हांस होते हैं और आपको करियर एडवांसमेंट में हेल्प मिलती है क्योंकि देखो इंक्रीमेंट मिलता है, प्लस प्रमोशन के लिए आप जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस एग्ज़ाम का जो टारगेट ऑडियंस है वो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, या जो ऐसा स्टाफ है जो फाइनेंशियल सेक्टर में है जो ग्रोथ देख रहा है। ठीक है, तो अगर आप IIBF के मेंबर हो तब आप JIB दे सकते हो। अगर आप IIBF के मेंबर नहीं हो तब आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो। सिलेबस सेम है, पेपर सेम है, लेकिन IBF का मेंबर जब पेपर देगा उसको JIB सर्टिफिकेट मिलेगा और नॉन मेंबर को डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलेगा। तो इससे आपको इंक्रीमेंट का फायदा तो मिलता ही है, आप CIB के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जैब के बाद आप कैब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस साल जो पेपर है नवंबर 26 में, अगर हम उसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे। पहले हफ्ते में आपको नॉर्मल फीस देनी होती है, दूसरे हफ्ते में आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा और तीसरे हफ्ते में 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो 4000 प्लस GST, सेकेंड टू फिफ्थ अटेम्प्ट में 1300 प्लस आपको GST देना पड़ता है। एक बार आप जब इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तब तो 4000 फीस लगती है, प्लस GST वगैरह लगता है, और उसके बाद आपको 5th अटेम्प्ट तक आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं सारे पेपर क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन हर बार फीस देनी पड़ती है 1300 प्लस GST। ठीक है, तो ये आपके डेट्स हैं। तो अगस्त में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और पेपर का शेड्यूल क्या है, 1 नवंबर को IEN IFS का पेपर है, फिर 22 नवंबर को PPB यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का पेपर है। अब बीच में इतना गैप क्यों है, क्योंकि बीच में दिवाली और त्यौहार आएंगे, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर में हम फेस्टिवल्स में बिजी रहते हैं। सो एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद हमारे पास स्पेस है थोड़ा सा कुछ दिन का, 28 नवंबर को AFM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का पेपर है, और आखिरी में जस्ट नेक्स्ट डे 29 नवंबर को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है। तो ये शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कब से है और एग्जाम कब से है। ओके, अब हमें जल्दी क्यों स्टार्ट करना है। देखो, JIB का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो हमने नोटिस की है ना कि 4 पेपर होते हैं, हर बार एक पेपर मुश्किल आता है। इस बार RBW मुश्किल आया था मई 26 में, ठीक है, पिछली बार मान लो IFS मुश्किल आ गया, उससे पहले PPB मुश्किल आ गया, कोई ना कोई पेपर मुश्किल आता है और सिलेबस ज़्यादा है। जो इतना सारा सिलेबस है उसको कॉन्कर करना चाहते हो, तो तसल्ली से पढ़ाई करना चाहते हो तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि अरे पेपर तो आसान है, तुम एंड मोमेंट तक वेट करो, अभी क्या करना है इतनी जल्दी। तो ऐसे लोगों की राय मत मानिए, ठीक है। एंड में आप
तुक्के मारेंगे, अपने लक पे डिपेंड करेंगे। अभी पढ़ाई करो तो सिलेबस अच्छे से कवर करके जाओगे, ठीक है। फिर शिफ्टिंग पैटर्न है, कभी आईएफएस में पिछली बार जैसे केस स्टडीज आ गई थी नवंबर 25 में, पहले कभी भी नहीं आई थी। इस बार मई 26 में आरबीडब्ल्यू में इतने सारे न्यूमेरिकल आ गए जो कभी भी नहीं आते थे। तो ये जो चीजें बदलती रहती हैं, आप अच्छे से इनको हैंडल कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अभी क्या है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे तो 5 महीने में एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर एंड मोमेंट पे देखोगे, छुट्टियां लोगे, दिन दिन भर पढ़ोगे, बैलेंस नहीं हो पाएगा काम और पढ़ाई, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है, ओके। उसके बाद आर्ट ऑफ रिवीजन को परफेक्ट करना है। अगर आप 5 महीने से 3-3.5 महीने में अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर 1-1.5 महीना सिर्फ करो रिवीजन, तो एकदम बढ़िया तैयारी होगी। आपके पास प्रैक्टिस करने का मौका होगा कि मैं एमसीक्यूज देख लूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूँ, अपनी पढ़ाई जज कर लूँ, वो तभी होगा अभी अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या ही पूछ लेंगे, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मैंने एमसीक्यूज भी पढ़ लिए, मैंने रिवीजन भी कर ली है, तो क्या ही पूछ लेंगे, 50 मार्क्स तो लेने हैं। तो दैट कॉन्फिडेंस रियली हेल्प्स यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जल्दी हमें स्टार्ट करना है। अब मैं ना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बता देती हूँ। तो जो आपका IEN IFS सब्जेक्ट है, इसका पेपर सबसे पहले होता है। हर सब्जेक्ट 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, A मॉड्यूल, B मॉड्यूल, C मॉड्यूल और D मॉड्यूल। तो 4 यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं टॉपिक्स, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो इन जो रेड में आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ना, इनको आपको प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है। लगभग 7 घंटे लगेंगे आपको A मॉड्यूल को खत्म करने में। उसके बाद B मॉड्यूल की बात करें, छोटा है कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलते हैं, बेसिक्स। इसमें भी जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं ना टॉपिक्स, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी भी करने हैं टॉपिक्स, लेकिन ये रेड वाले आपको और अच्छे से करने हैं। C मॉड्यूल में भी आपको काफी एक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसको करने में लगभग आपको मिनिमम 6 आवर्स लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मॉड्यूल है, हर सब्जेक्ट में 1 या 2 मॉड्यूल होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। IEN IFS में आपका 30% से ज्यादा पेपर, 30 to 35% पेपर सिर्फ और सिर्फ D मॉड्यूल में से आता है। तो D मॉड्यूल को आपको ज्यादा टाइम देना है। ये जो टॉपिक्स आपको रेड में नजर आ रहे हैं, ये आपको ज्यादा अच्छे से करने हैं D मॉड्यूल में, ठीक है। तो D मॉड्यूल में आपको फैक्ट्स भी करने हैं, बार बार रिविजन करनी है। जो IFS सब्जेक्ट्स है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, प्लस इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं। तो आपको इस सेशन का जो PDF है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो उससे क्या होगा कि ये आपको कहीं कुछ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये PDF आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो जो रेड में मार्क्ड है वो ज्यादा अच्छे से करना है, बाकी भी करने हैं लेकिन रेड वाले ज्यादा अच्छे से करने हैं। और INFS में D मॉड्यूल पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम PPB की बात करें तो PPB में A एंड B मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को अगर मिला लें A और B मॉड्यूल को तो 35 है ना, इतना पेपर आता है A और B मॉड्यूल में से। तो लगा लो 65 to 70% पेपर जो है आपका A और B मॉड्यूल में से आता है। इसमें भी जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं वो आपको अच्छे से टॉपिक्स करने हैं। A मॉड्यूल में आपको बेसिक्स ऑफ बैंकिंग जो है, जो आप प्रैक्टिकली करते हैं, KYC क्या होता है, बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फॉरेन पैसा भेजना, फॉरेन से पैसा रिसीव करना, फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करना, ये सारी चीजें आपको PPB के A मॉड्यूल में मिलती हैं। और लगभग 12 घंटे लगेंगे आपको इस मॉड्यूल को एक बार गो थ्रू करने में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स में से रेड वाले आपको ज्यादा अच्छे से करने हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। B मॉड्यूल में आपको चीजें मिलती हैं क्रेडिट रिलेटेड। B मॉड्यूल A से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको। इसमें बोरोइंग, लेंडिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में बातें हैं, NPAs है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो PPB में वैसे न्यूमेरिकल कम आते हैं, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको B मॉड्यूल में से देखने को मिलते हैं। जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालना, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स कैलकुलेट करना, ऐसे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स हैं। बट आई वोंट से कि आप बिना न्यूमेरिकल्स के पेपर नहीं क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 90 नंबर का पेपर थ्योरी ही रहता है। फिर आता है C मॉड्यूल। C मॉड्यूल में बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, IT रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं। इसमें भी आप
छोड़िए मत। काफी लोग क्या करते हैं कि देखो 70% पेपर तो ए और बी मॉड्यूल से है तो सी और डी छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सी और डी मॉड्यूल जो हैं आप गो थ्रू करिए एक बारी, एटलीस्ट जो सबसे एक बार ओवरऑल कर लीजिए, फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए। ठीक है, डी मॉड्यूल में मैंने किसी को भी रेड नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मॉड्यूल है ना, बस एक बार गो थ्रू कर लो, 5-6 घंटे से ज्यादा का समय इसको नहीं लगेगा, और आप इसमें से जितना का पेपर आता है, मतलब अगर इसमें से 10 नंबर का पेपर आता है ना, तो 9 तो आप इजीली ले पाओगे। तो पीपीबी जो सब्जेक्ट है, इसमें आरबीआई के अपडेट्स का ध्यान रखना है, और केस स्टडीज जो हैं, इन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, तो आप आराम से इस पेपर को कर पाएंगे। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, कॉन्सेप्ट्स थे आईएफएस में, प्लस फैक्ट्स भी याद करने थे। पीपीबी में आरबीआई जो भी अपडेट्स देता है वो आप करते रहिए, और केस स्टडीज जरूर आप करिए। फिर आता है एएफएम वो सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। एएफएम में सबसे ज्यादा जो आपको मॉड्यूल्स पे फोकस करना है वो है ए एंड सी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में ये था कि आप किसी भी मॉड्यूल से स्टार्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पे आपको ए मॉड्यूल से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ए मॉड्यूल में आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मिलते हैं। ये अगर मॉड्यूल आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी के 3 मॉड्यूल भी आप कर पाएंगे। हमेशा ध्यान दीजिए कि बेसिक्स करिए आप। अकाउंटिंग क्या है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पीएनएल अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है। ये मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी का पेपर एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेड में हाईलाइटेड है इनको आपको अच्छे से करना है। बी मॉड्यूल में इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो चीजें आपको बेसिक नजर आ रही हैं ये आपको करनी है, जो रेड में हाईलाइटेड है। फिर सी मॉड्यूल की बात करें, सी मॉड्यूल में जो न्यूमेरिकल्स हैं ज्यादा हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। YTM जो है, रेशियो एनालिसिस जो है, यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूलाज, इनके न्यूमेरिकल्स आपको जरूर अच्छे से करने हैं। ठीक है, सी मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए के बाद सी इंपॉर्टेंट है। डी मॉड्यूल जो है उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स है, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर फॉर्मूला आता है तो कर लोगे, फॉर्मूला नहीं आता तो कितना भी आसान हो आप नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल एएफएम में आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने ही करने हैं। बट माइंड यू, कभी भी एएफएम का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बेसिक्स भी करते हैं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कॉमर्स से हूँ, नॉन कॉमर्स से हूँ, बेसिक भी पढ़ाई करेंगे तो भी आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। बस न्यूमेरिकल आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये जो आर्स हैं, ये हर मॉड्यूल के हमने आर्स दिए कि हमारे अकॉर्डिंगली कि मिनिमम आपको इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आरबीडब्ल्यूएम की बात करें तो बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैंने आपको 4 मॉड्यूल बोले हैं। आरबीडब्ल्यूएम में हम ई मॉड्यूल किसको बोल देते हैं, जो एडिशनल स्टडी मटेरियल है, आपकी IIBF की बुक के पीछे दिया हुआ है वो भी है। तो बी मॉड्यूल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगेन जो रेड में हाईलाइटेड है ये आपको अच्छे से करना है। बी मॉड्यूल में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अब लोग ना आरबीडब्ल्यूएम को इग्नोर कर देते हैं कि आसान है, कर लेंगे। इतना मुश्किल पेपर डाल दिया जाता है कई बार कि आसान पेपर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आसान तब लगेगा जब सारा सिलेबस अच्छे से कवर्ड होगा। ठीक है, तो ये एडिशनल स्टडी मटेरियल में से भी आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से मॉर्टगेज और ये वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी आपको अच्छे से करना है। पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम में आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना बैंकिंग का, वो आपको काम आएगा। ठीक है, अब आगे करना क्या है, 5 महीने में आपके पास एक ना लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए, डेली प्लान होना चाहिए। हर रोज 1 घंटा पढ़िए। वीकडे पे लगा लो कि सुबह 5:30 से 6:30 पढ़ लिया, या रात को सोने से पहले 10 से 11 पढ़ लिया। 1 घंटा आप निकालिए वीकडेज पे, और जो भी आपके ऑफ डेज हैं, वीकेंड्स हैं, वहां पे आप 2 घंटे निकालिए। आपका एक तो लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि देखो मेरे पास है 5 महीने, तो मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा। तो क्या होना चाहिए मेरे पास, मैं सबसे पहले INFS कवर करूं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं IFS क्यों बोलती हूँ कि सबसे पहले INFS का पेपर होता है। ठीक है, 1 महीना दीजिए IFS को, 1 महीना दीजिए PPB को, 1 महीना दीजिए AFM को, और लगभग 20 डेज दीजिए आप RBWM को। तो ये आपका एक मोटा मोटा लॉन्ग टर्म प्लान हो गया कि मुझे ये चीजें करनी है। फिर आपका वीकली प्लान होना चाहिए कि अगर मैं 1 महीना दे रहा हूँ IEN IFS को, तो वीक 1 में मैं मॉड्यूल A करूंगा, वीक 2 में मॉड्यूल B, वीक 3 में मॉड्यूल C, और वीक 4 में मॉड्यूल D।
थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज। फिर आपका एक डेली प्लान होना चाहिए कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा जिसमें से 45 मिनट्स में नया मटेरियल पढ़ूंगा और 15 मिनट में कल का रिवाइज करूंगा। तो ऐसे आपके पास एक अपना प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबिलिटी, ठीक है। लेकिन इतना आप अभी पढ़िए, देखो सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा कुछ भी नहीं होता। 1 घंटा तो हम ऐसे ही इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वेस्ट कर देते हैं, तो वो 1 घंटा पढ़ाई पे लगाइए। अभी एक घंटा पढ़ते रहिए, आपको पता भी नहीं लगेगा, पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर आपको ना बर्न आउट अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम शुरू में इतने जोश में आ जाते हैं ना कि बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं शुरू में कि यार अभी तो 5 महीने पड़े हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लो, है ना, बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश मत करो, छोटी छोटी कोशिश करो। कुछ लोग सोचते हैं कि वीकडेज पे कुछ नहीं करते, वीकेंड पे लगा लेंगे 8 घंटे, थक जाओगे, दिमाग ही नहीं चलेगा, है ना। हर रोज 1 घंटा पढ़ लो, वो बेटर है रादर देन कि हम वीकेंड पे सोचेंगे हम 8-10 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है। और हर 15 दिन में खुद को रिवॉर्ड करो कि यार 15 दिन क्या मजे से पढ़ाई करिए, एकदम हमें खुद को रिवॉर्ड करता हूँ। वट एवर यू लाइक, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू वॉच अ मूवी, यू वांट टू रिलैक्स, यू वांट टू गो आउट ऑन डिनर, जो भी आप करना चाहते हैं खुद को रिवॉर्ड करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ते जाइए, नहीं, बीच में आप ब्रेक्स भी लीजिए, ओके। फिर कॉमन मिस्टेक्स जो हमें लॉन्ग टर्म में अवॉइड करनी है, आरबीडब्ल्यूएम को इग्नोर नहीं करना कि आसान पेपर है, नहीं, इतना आसान नहीं रह गया, कोई भी पेपर आसान नहीं रह गया, ठीक है। ओवर स्टडिंग एएफएम, अब जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं वो डरते हैं एएफएम से, अब डर के चक्कर में एएफएम ही पढ़ते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करने, पढ़ते रहोगे लेकिन टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे लगेगा कि जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पीवाईक्यूज को अवॉइड करना बहुत बड़ी गलती है। आपको पीवाईक्यूज डिस्क्रिप्शन में लिंक में फ्री में मिल रहे हैं, करो डाउनलोड, देखो पेपर कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए पढ़ाई की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो आपका एक प्लान होना चाहिए लॉन्ग टर्म, वीकली, डेली, इस तरीके से 5 महीने को डिवाइड करो। 3.5 महीने आपके आराम से चले जाएंगे एक बार पढ़ाई करने में, और आखिरी का जो 1 महीना 1.25 महीना बचता है उसमें आप रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो, बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एकदम बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टिप्स टू प्रिपेयर फॉर जेआईबी नवंबर 2026 एग्जामिनेशन। सबसे पहले एक सिंगल सोर्स को ट्रस्ट करो, रायता नहीं फैलाना है कि यहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, यहां से भी नोट्स, वहां से भी वीडियोस। सिंगल सोर्स से पढ़ो, उसी को अच्छे से बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। पीवाईक्यूज पे जरूर फोकस करिए, देखिए पहले पेपर कैसे आ रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को अलाइन करिए कि बहुत ओवर और अंडर पढ़ाई दोनों ही आपको सही नहीं रहेगी। फिर आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि एक दिन जोश चढ़ा और फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी ही आपको ये एग्जाम क्लियर करवाएगी। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को मत इग्नोर करो। अगेन जो आपका INFS है उसमें डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, पीपीबी में ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, AFM में ए और सी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, और आरबीडब्ल्यूएम में बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनेगी। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़ाई कहां से करें, सोर्स क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करें या कोर्स ले लें। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं 5 मंथ्स आर मोर देन इनफ। आपको IBF की बुक्स को अपना मेन सोर्स बनाना है, वहां से पढ़ाई करनी है, और कुछ नहीं समझ आता तो फ्री के YouTube लेक्चर्स पढ़े हैं, ये आप कर सकते हो। लेकिन इस पूरी जो प्रेपरेशन है ना, इसको मैराथन की तरह ट्रीट करना है, स्प्रिंट की तरह ही ट्रीट करना कि जल्दी जल्दी प्रेपरेशन हो जाएगी, आराम आराम से होगी, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेना है, ये ना वन साइज फिट ऑल आंसर नहीं हो सकता कि सभी कोचिंग ले लें या सभी सेल्फ स्टडी कर लें। ये डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड पे, कॉमर्स है, नॉन कॉमर्स है, कितना टाइम दे सकते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, क्या बार बार पेपर देने पे भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर आप कोई कोर्स लेते हैं, आपकी कॉस्ट कितनी है, सक्सेस, सब पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप सही डिसीजन लें। आप अपने आप को 4 सवाल पूछिए, क्या मुझे बैंकिंग का प्रायर नॉलेज है अच्छे से? अगर अच्छा है देन यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, गो फॉर अ कोर्स,
ठीक है, क्या आप डेडिकेटेड आवर्स दे सकते हो रिसर्च करने के लिए? अगर हाँ तो सेल्फ स्टडी कर लो, नहीं कि बना बनाया मिल जाए तो कोर्स ले लो। नेक्स्ट आता है लर्निंग स्टाइल। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनको ना सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही, उनको पता है कि मैं प्लान बनाऊंगा, मैं प्लान पे स्टिक करूंगा। ऐसे लोगों के लिए सेल्फ स्टडी सही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे कि मुझे बार बार चाहिए कि कोई मुझे अकाउंटेबल ठहराए, मुझे असेसमेंट करे, मुझे प्रॉपर टाइम लाइन दे, तो मेरे लिए कोर्स सही है। ठीक है, फिर डिसिप्लिन, क्या आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है? ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है तो कोर्स ले लो, खुद से पढ़ सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड हो तो सेल्फ स्टडी कर लो, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब जो लोग बहुत ही ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंड है कि भाई बिल्कुल ही टाइम नहीं है, ऑफिस, ट्रैवल टाइम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे शुड गो फॉर एन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, कि रिकॉर्डेड कोर्स हो, जब मन करे तब देख लिया। अब इवन आप हाइब्रिड भी ले सकते हो। ठीक है, कि आपने कुछ चीजें खुद से पढ़ ली बेसिक, और रिवीजन करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। हाइब्रिड अप्रोच भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी अप्रोच लो, पढ़ाई कंसिस्टेंटली करो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो और बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए आप। ठीक है, अब आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है देन आई वुड रेकमेंड हमेशा IIBF की बुक्स जो हैं वो आपका मेन सोर्स होनी चाहिए, प्लस आप उसको थोड़ा सा अपडेट करिए, स्पेशली PPB वगैरह जो है उसको आप अपडेट कर लीजिए। बुक्स लिखा हुआ है कि अपडेटेड है लेकिन दे आर नॉट अपडेटेड। ठीक है, प्लस आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कोई यूट्यूब सेशंस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कोर्स की जरूरत है, अब कोर्स कहाँ से मिलेगा? आपको करना क्या है, edutab.in पे जाना है। ठीक है, edutab.in पे आपको कोर्सेज में जाना है, JIB कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स। अब इस मास्टर कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, कि जितना भी आपका सिलेबस है वो 15-15, 20-20 मिनट की मल्टीपल वीडियोस हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले छोटे छोटे पॉकेट्स में आप पढ़ाई कर सकते हैं। जब भी लाइव क्लासेस लॉन्च होंगी ऑटोमेटिकली आपको मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। डाउनलोडेबल नोट्स हैं, डाउनलोडेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज MCQs और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इशू है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। अगर पढ़ाई खुद से करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब टेस्ट सीरीज में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं। तो यहाँ पे ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप मास्टर कोर्स ले लेते हो आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट सीरीज भी काफी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ठीक है, तो अभी मई 78 कोड यूज करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, या फिर 8146207241 पे कॉल करके आप किसी भी टीचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी तैयारी शुरू करिए, जैसे भी तैयारी शुरू करिए, जल्दी शुरू करिए, ताकि एंड मोमेंट पे आपको पछतावा ना हो कि यार पहले पढ़ाई कर लेते तो सही रहता, अब मई 27 पे बात चली जाएगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक।